Hello and welcome to the Cliff classes. So, this is the second chapter of 11th class NCRT Accountancy Financial Accounting Part 1. This is the book's name and ये उसका सेकेंड चैप्टर है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग. आगे बढ़ते हैं. इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं, ओवरव्यू थोड़ा सा देखेंगे. पहला है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, देन बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड बाद में हम देखेंगे जीएसटी जो कि इसमें लिखा है. तो देखो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटीज में दी है, ठीक है. एंड यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स लाइक द ईपीएफओ दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ पिकिंग some of the concepts directly from the NCERT. That is why I am trying to cover NCERT at least here. सो अकाउंटिंग पहला हम ये देख रहे हैं, ठीक है. जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. सो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि स्टैंडर्डाइज करती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इंडिया में. एंड ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं देन कंपनीज के द्वारा फॉलो किए जाते हैं. इससे क्या होता है, यदि कोई कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है तो समझो वो एक कंपनी है, मल्टीपल कंपनीज दे आर फॉलोइंग द सेम रूल. दैट मीन्स दे आर डिस्क्राइबिंग देयर डेटा इन द सेम फॉर्मेट, सो इट इज easy to compare them between the companies. So what it does, it ensures the consistency across the accounting practices, of course, and it make financial statement, इससे financial statement comparable और reliable हो जाता है users के लिए. वही मैंने बोला कि जो अकाउंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाती है विच इन टर्न इंश्योर्स द कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी. ठीक है. फिर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स. इसके द्वारा मतलब इसने एक डेफिनेशन दी है कि जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये जनरल रूल्स या फिर लॉज होते हैं जो हमारे एक्शंस को गाइड करते हैं, ठीक है. हम जो भी एक्शंस लेते हैं मींस whenever we are describing some entries, so we have certain predefined principles, or by following those principles we are making these accounting. ठीक है, हम अकाउंट वैसे बनाते हैं. तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वही ये बोल रहा है कि जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट बोल रहा है कि ये कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे एक्शंस को गाइड करते हैं, ठीक है. फिर जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मतलब ये जनरल मैनर में होते हैं एंड they confirm or they ensure the uniformity, consistency, reliability and comparability. Uniformity, consistency, reliability and comparability को ensure करते हैं और इसको different different नामों से भी जाना जाता है, जैसे postulates, concept, conventions, modifying principles या फिर assumptions. फिर हम देखते हैं कि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हम देखेंगे. बिजनेस एंटिटी देखेंगे, मनी मेजरमेंट देखेंगे, गोइंग कंसर्न देखेंगे, अकाउंटिंग पीरियड देखेंगे, कॉस्ट देखेंगे, डुअल एस्पेक्ट मींस डुअलिटी देखेंगे, रेवेन्यू रिकग्निशन और रियलाइजेशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेशन जिसको प्रूडेंस भी बोलते हैं, मटीरियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी. विल सी दीज कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन. पहला देखते हैं बिजनेस एंटिटी. एक बात समझो, दिस इज ओनर, ठीक है, ही इज अ ओनर एंड दिस इज बिजनेस. अब जो बिजनेस है, दिस बिजनेस ऑल्दो हो सकता है दिस बिजनेस इज ऑफ राम ओनली, ठीक है, बट बिजनेस में होता ये है कि जो बिजनेस है वो एक सेपरेट एंटिटी होता है और जो राम है वो एक सेपरेट पर्सन होगा. ये दोनों ही अलग अलग माने जाते हैं और जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं या फिर जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं विच इज़ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस बिजनेस ओनली, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ राम. ठीक है, तो जैसे राम यहाँ पर 5 लाख रुपए डालता है तो यहाँ इस बिजनेस के कैपिटल हो जाती है 5 लाख, बट एट द सेम टाइम 5 लाख इज अ लाइबिलिटी ऑल्सो. लाइबिलिटी क्यों, क्योंकि इस ओनर को पे भी करना है, ठीक है. तो बिजनेस आप समझ सकते हैं कि बिजनेस को एक अलग एंटिटी ट्रीट किया जाता है, वही राम यहाँ पर एक अलग एंटिटी है. सो दिस इज व्हाट इट इज रिटन हियर.
It separates business from the owner and record only business transaction, not the personal one. राम के ट्रांजेक्शन नहीं गिने जाएंगे. सो दिस इज द बिजनेस एंटिटी. फिर देखते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. मतलब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फिर हम जो भी रिपोर्ट्स बनाते हैं वो हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे जिनको मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सके. सो दिस इज व्हाट रिटन है. ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. नॉन मॉनेटरी जैसे कि स्किल, रेप्यूटेशन, क्रिएटिविटी, ये सब इग्नोर कर दिया जाता है. क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रिसिप्ट्स ऑफ इनकम. फिर क्या क्या एक्सक्लूडेड है? appointment of manager, skill and capabilities of the employee, creativity of research department, reputation और goodwill of the organization, ये सारी चीज़ें excluded हैं. फिर गोइंग कंसर्न देखो होता ये है कि एक बिजनेस है. बिजनेस को ऐसा माना जाता है कि वो कंटिन्यू इनडेफिनिट टाइम तक चलने वाला है. इसीलिए जो कॉस्ट होता है, जो असेट का कॉस्ट होता है, उसको हम स्प्रेड कर देते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. मतलब एक साल नहीं, हम मल्टीपल जो ईयर्स हैं उनके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं. ठीक है, इंस्टेड ऑफ चार्जिंग फुल्ली. एक साल में हम सारा ही कॉस्ट नहीं इंक्लूड करते हैं. बट जैसे आप समझो कि एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमने 50,000 रुपए का खरीदा. बट ऐसा तो नहीं है कि ये कंप्यूटर एक साल में ही खत्म हो जाएगा या फिर एक साल में ही इसका पूरा कंजम्पशन हो जाएगा. नहीं, हम ये वाला कंप्यूटर करंट ईयर में यूज करेंगे, नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे. तो उसका जो कॉस्ट है जब तक वो चलता है हम फिर उसको स्प्रेड कर देते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जैसे ये कंप्यूटर 50,000 का है तो हम करंट ईयर में पूरा 50,000 चार्ज करने की बजाय 5 साल तक इसको चार्ज करेंगे. मतलब कि एक साल में 10,000, दूसरे साल में 10,000 एंड सो ऑन. सो दिस इज व्हाट. इसीलिए ये गोइंग कंसर्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि हम इस बिजनेस एंटिटी को ऐसे कंटिन्यू नहीं मानेंगे तो हम ये मानेंगे कि ये बिजनेस एंटिटी इस साल शुरू हो रही है और इसी साल खत्म हो जाएगी. ठीक है. सो दिस इज व्हाट written here. That's why we are considering business entity as continuing one. देन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है कि एंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब जब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड होता है तब हम अकाउंटिंग पीरियड मानते हैं. द स्पेन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड. वो टाइम जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों हम प्रिपेयर करते हैं? ताकि हम जो बिजनेस एंटिटी है उसका प्रॉफिट या लॉस देख सकें और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देख सकें बाय सीइंग द असेट्स एंड लायबिलिटीज. अब लीगल रिक्वायरमेंट क्या है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? जैसे कंपनीज एक्ट 2013 का और आईटी एक्ट, ये दोनों ही मैंडेट करते हैं कि कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है. ठीक है. फिर अब थोड़ा-सा ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए थे. आई नो इट इज़ इम्पोर्टेंट. देखो, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी, अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद व्हिच बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. मतलब जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हम किस बेसिस पे, किस बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे बना रहे हैं. तो हम बना रहे हैं नॉट कंजर्वेशन नहीं, मैचिंग नहीं, हम अकाउंटिंग पीरियड के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं. अब देखो, अब this is when the information about the two different enterprises have prepared presented in a similar manner, the information exhibit characteristic of. मतलब हम दो enterprises हैं, उनकी information को compare कराना चाहते हैं. तो हम कैसे compare करा सकते हैं? क्या verifiability की वजह से compare करा सकते हैं या reliability की या relevance की वजह से? तो ऑप्शन है नन ऑफ दीज. क्यों? हम कंपेरेबिलिटी की वजह से कंपेयर करा सकते हैं. ठीक है, क्योंकि उनको उनकी इन्फॉर्मेशन सिमिलर मैनर में है. सिमिलर मैनर समझ लो, मतलब कि एक तरीके से लिखी गई है, इसलिए हम ये वाली इन्फॉर्मेशन को इस वाली इन्फॉर्मेशन से कंपेयर करा सकते हैं. फिर द कॉन्सेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट सोल्ड और लिक्विडेटेड. वही अभी मैंने बताया कि गोइंग कंसर्न में कोई भी बिजनेस एंटिटी को हम ये नहीं मानते कि वो लिक्विडेट होने वाली है या फिर सोल्ड होने वाली है नियर फ्यूचर में. देन प्राइमरी क्वालिटीज बताना है यहाँ पर अपने को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की. हमने प्रीवियसली पढ़ा है कौन कौन सी होती हैं प्राइमरी क्वालिटीज. रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस एंड कंपेरेबिलिटी. तो जहां पर ये हो वहां पर देख लो. रेलेवेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम बायस, नो. फ्रीडम फ्रॉम बायस नहीं है. देन रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, यस. देखो, ये दोनों है. कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी,
कंसिस्टेंसी नहीं है, कंपेरेबिलिटी है, ठीक है? देन कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है जब असेट को खरीदा गया, उसकी हिस्टोरिकल परचेज़ प्राइस पे, ठीक है? तो वो होता है हमारा हिस्टोरिकल परचेज़ कॉस्ट, उसी को बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अभी और ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है ना, जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसमें वो सारे चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं, जो कि जो कि उसको आप बोल सकते हो कि उसकी अ, वो सारे एक्सपेंसेस जो लगे हैं उसको यूज़ेबल बनाने में, वो भी हम इंक्लूड करते हैं। अभी मैं थोड़ा एग्ज़ाम्पल दूँगी। अभी ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से होता क्या है? देखो, इसकी वजह से ऑब्जेक्टिविटी तो आती है, इट ब्रिंग्स ऑब्जेक्टिविटी, बट हो सकता है कि ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हाइड कर ले। प्रॉफिट को हाइड कैसे करेंगे? देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट हो सकता है किसी बिल्डिंग की 50 लाख हो, बट उसकी करंट वैल्यू अभी 2 करोड़ से ऊपर है। तो ये वैल्यू हो सकता है कि जो ओनर है वो हाइड कर ले, ठीक है? प्राइस राइज़ में ये भी हो सकता है कि वो हाइड हो जाए, हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब देखो, जैसे शिवा एंटरप्राइज़ ने ओल्ड प्लांट 50 लाख रुपए में खरीदा, ठीक है? 50 लाख में खरीदा और इसमें एडिशनल कुछ कॉस्ट लगी, जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एंड जो टोटल कॉस्ट है, वो हमारी हो गई 50 जो हमारी 5,50,000 ऐसी हो गई, ठीक है? सो ठीक है, ये 50 लाख 50,000 हो गई। फिर लिमिटेशन क्या है इसकी? देखो, लिमिटेशन ये है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम अ, एंट्री करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये करंट जो असेट्स हैं, उनकी वैल्यू नहीं प्रेज़ेंट कर रहा है ट्रूली, क्योंकि अभी देखो, मार्केट प्राइस हो सकता है कि जो आपने हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया हो, वो उससे तो अलग ही होती है। और हाइड प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट भी हाइड हो सकते हैं यदि इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है किसी एसेट की तो। फिर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हर एक ट्रांजैक्शन के टू फोल्ड इफेक्ट होते हैं, इसीलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम बोला जाता है। अभी थोड़ा सा ये इक्वेशन याद रखना कि असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो, ये जो लायबिलिटीज है और जो कैपिटल है, वो हमारी असेट कैसे होगी? जैसे लायबिलिटी, आपने आउटसाइडर से लोन लिया है, वो लोन आपने कैसे यूज किया है? यू हैव यूज्ड दैट लोन टू क्रिएट सम असेट। सो वो लोन आपने असेट के लिए यूज़ किया और दूसरा है कैपिटल, जो ओनर ने डाला है, ठीक है? तो ये जो कैपिटल और जो लायबिलिटीज़ हैं, इनकी वजह से ही तुम्हारा असेट बना है, सो इसीलिए यहाँ पर ये इक्वेशन बनता है। एंड असेट, देखो, असेट ऑलवेज़ इक्वल टू द क्लेम्स ऑफ ओनर्स प्लस आउटसाइडर्स, इसीलिए इसका टू फोल्ड इफेक्ट होता है। अभी देखते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जैसे कि जो ओनर है, ओनर ने लगभग 50 लाख रुपए जमा किए, ठीक है? तो कैश, हमारा कैश असेट बढ़ गया, कैपिटल ओनर की इक्विटी बढ़ गई। फिर परचेज़ ऑफ द गुड फॉर द कैश, हमने 10 लाख का कोई परचेज़ किया तो हमारा स्टॉक असेट तो बढ़ गया, बट जो हमारा कैश है वो तो चला गया ना, ये रिड्यूस हो गया। सो इसी तरीके से हमारा टू फोल्ड इफेक्ट होता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। फिर रेवेन्यू रिकग्निशन एंड रियलाइजेशन। देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ये बोला जाता है कि जो रेवेन्यू है उसको तभी रिकॉर्ड करना है जब वो रियलाइज़ हो जाए। रियलाइज़ मतलब जब तुमको राइट मिल जाए कि तुम उस रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकते हो। अभी कैसे रेवेन्यू क्या होता है? पहले तो ये समझो कि रेवेन्यू जो है वो होता है ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश और रिसीवेबल। कैश मतलब तुम्हारे पास पैसा ही आ गया है, और रिसीवेबल मतलब यू हैव अ राइट टू रिसीव। देन ये जो हमारा रेवेन्यू है वो आता कैसे है? आपने सोल्ड कर दिया है गुड्स सर्विसेज़ को, या फिर आपने इंटरेस्ट, लॉयल्टीज़, डिविडेंड्स का यूज़ करके, you have use of the business resources by others generating interest, loyalties and dividends, मतलब तुम्हारे पास इंटरेस्ट, लॉयल्टीज, डिविडेंड्स आ गए हैं, ठीक है? पैसा आ रहा है ऑब्वियसली। देन रेवेन्यू रियलाइजेशन, अभी मैंने बताया कि इट इज द राइट टू रिसीव द रेवेन्यू व्हेन अराइजेस। जैसे अब देखो, राइट टू रिसीव कब अराइज हो जाता है? जब तुम्हारे गुड्स सोल्ड हो गए हैं, तुम्हारी सर्विसेज सोल्ड हो गई हैं, और जो क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल मतलब समझ रहे हो कि मतलब किसी ने कैश नहीं दिया है और बोला है कि मैं तुमको डेफर्ड पेमेंट 5 दिन बाद कर दूंगा, तो इसको ऐसा रेवेन्यू लिखा जाता है जब सेल होती है, ठीक है? नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। फिर कुछ टाइम बेस्ड रिकग्निशन होता है, जैसे रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट। ये थोड़ा सा ये पीरियड से रिलेटेड है। अब थोड़ा मैं बताती हूँ आपको। जैसे रेंट है, रेंट तुमको
मार्च का रेंट है और तुमको मार्च का रेंट अप्रैल में ही मिल गया। जनवरी, फ़रवरी, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है? रेंट फॉर द मार्च इज़ रिसीव्ड इन द अप्रैल। जैसे तुमको अप्रैल में मिला है मतलब ये 2025 का अप्रैल है, मार्च तो निकल गया है अब। अब जो नेक्स्ट मार्च आएगा ना, जब नेक्स्ट मार्च तुम्हारा बीत जाएगा 2026 वाला, जब नेक्स्ट मार्च बीत जाएगा तो उसके एंड में जब तुम्हारा मार्च निकल गया मतलब अब वो टाइम पूरा हो चुका है, तो अब तुम उस रेंट को एज़ अ रेवेन्यू रियलाइज़ेशन लिख सकते हो। ऐसा ही इंटरेस्ट के केस में होता है। जब इंटरेस्ट समझो कि जैसे मार्च है, मार्च में तुमको अप्रैल का इंटरेस्ट मिल गया है, ठीक है? अब तुम इस इंटरेस्ट को तब तक नहीं लिखोगे जब तक जो अप्रैल है उसका आखिरी दिन नहीं हो जाता या फिर अप्रैल जो है वो पूरा नहीं हो जाता। फिर आते हैं हम एक्सेप्शन टू द जनरल रूल्स। जैसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है 2 से 3 साल, तो जो रेवेन्यू रियलाइज़ेशन होता है, वो प्रोपोर्शन टू कंप्लीशन होता है। मतलब जैसे-जैसे तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाएगा, वैसे-वैसे तुम्हारा रेवेन्यू रियलाइज़ेशन लिख लिया जाएगा। फिर हायर परचेज़ सेल के केस में, हायर परचेज़ में जब तुम्हारे इंस्टॉलमेंट्स मिलते हैं ना, जैसे तुमने 5 लाख का लोन दिया, अब तुमको इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगे, तो जितने-जितने इंस्टॉलमेंट्स मिलते जाएँगे, तुम्हारा रेवेन्यू रियलाइज़ेशन लिख लिया जाएगा। फिर आता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि तुमने जो एक्सपेंस करे, तुमने जो खर्चा किया है और जो तुमने खर्चा क्यों किया है ताकि तुम रेवेन्यू जनरेट कर सको, तुम पैसा उपजा सको, ठीक है? तो तुम्हारा जो रेवेन्यू है, जितना तुमने खर्चा किया है और जितना तुम्हारा रेवेन्यू आ रहा है, वो मैच होना चाहिए, ठीक है? और ये जो मैचिंग कांसेप्ट है, ये हमको हेल्प करता है प्रॉफिट या फिर लॉस दिखाने में और ये हमें फाइंड भी मतलब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ऑब्वियसली तुम्हारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ठीक है? और तुम्हारा रेवेन्यू जो है, वो कम है, तो तुमको लॉस होगा। और यदि तुम्हारा एक्सपेंडिचर लो है और तुम्हारा रेवेन्यू हाई है तो तुमको प्रॉफिट होगा। ये तो समझ रहे होंगे ना? फिर देखो रेवेन्यू रिकॉग्निशन वही बताया कि जब तुम्हारी सर्विस रेंडर हो जाती है, तुम्हारे गुड्स जो हैं जो तुमने बेच दिए हैं, जब तुम इनको बेच देते हो मतलब तुमको रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि तुमको कैश अभी मिले। फिर एक्सपेंस रिकॉग्निशन क्या होता है? एक्सपेंस रिकॉग्निशन तब होता है जब एक्सपेंस रिकॉग्निशन देखो तुमने एक तो असेट या फिर सर्विसेज़ जो हैं उनको क्रिएट करने के लिए पैसा खर्च किया। अब तुमने जब पैसा खर्च किया, तब ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं लिया जाएगा। ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन तब लिखा जाएगा जब ये तुम्हारे एसेट या फिर सर्विसेज़ जिन पे तुमने खर्चा किया है, वो तुमको रेवेन्यू देने लग गए, ठीक है? जो तुम्हारा रेवेन्यू तुम चाहते थे, वो तुमको उत्पन्न होने लगा है। सो दैट इज़ व्हाट रिटन हियर कि एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन द एसेट्स एंड सर्विसेज़ इज़ यूज्ड टू जनरेट द रेवेन्यू, नॉट व्हेन द कैश इज़ पेड। होते हैं सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस। फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक फिक्स्ड एसेट, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट होता है मतलब दिस इज़ ये फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट होता है जिसको ओवर द ईयर स्प्रेड करते हैं मतलब इट स्प्रेड ओवर द पीरियड ऑफ यूज़ जितना इसका यूज़ है, ठीक है? समझो यदि इसका यूज़ 5 साल तक हो रहा है ना, तो इसका हम 5 साल तक फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे स्प्रेड कर देंगे। अभी मैंने जो आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। Cost of goods sold, the profit is calculated only when the cost of goods sold, not when all goods are purchased or produced. मतलब प्रॉफिट तभी तुमको रियलाइज होगा जब तुम्हारा सारा गुड बिक जाता है, ना कि तब जब तुम उसको खरीदते हो या फिर परचेज करते हो या फिर तुम उसको प्रोड्यूस करते हो, ठीक है? फिर जो अनसोल्ड है जैसे तुम्हारा टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट तुम्हारा जितना भी आया, उसके बाद तुमने उससे निकाला अनसोल्ड गुड्स, ठीक है? अनसोल्ड गुड्स निकाल दोगे तो तुमको मिलेगा मैचिंग एक्सपेंस। अनसोल्ड गुड्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट टू डिटरमाइन द मैचिंग कॉन्सेप्ट। फिर पर्पस, पर्पस क्या है इसका? देखो पर्पस इसका ये है कि तुम्हारा एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस पता चले एंड इसकी वजह से कंसिस्टेंसी, फेयरनेस बनी रहे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। फिर आ जाते हैं फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का मतलब समझो कि तुमको सारी चीज़ें, मटेरियल जो है और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सारी ही डिस्क्लोज करनी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि तुम यदि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही-सही बताओगे ना, तो ये एज़ अ प्राइमरी कम्युनिकेशन टूल होता है कंपनी और जो यूज़र्स हैं उसके बीच में। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फिर जो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है
वो किसके तहत है? कुछ लीगल फ्रेमवर्क हैं जैसे कि इंडियन कंपनीज़ एक्ट ऑफ द 1956। इसके तहत आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसका फॉर्मेट दिया गया है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है। मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस फॉर्मेट में और इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में देना है। फिर सेबी, सेबी बोलता है, मैंडेट करता है कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। मतलब तुम कंपनी का ट्रू और फेयर परफॉर्मेंस बताओगे। फिर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब कि अ, आपने समझो इस फाइनेंशियल ईयर में एक तरीके से रिपोर्ट बनाई है, ठीक है? एक आपका मेथड है रिपोर्ट बनाने का या फिर आपका एक स्ट्रक्चर है रिपोर्ट बनाने का। तो लास्ट ईयर भी आपका वही स्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी तो आप जो करंट ईयर है और जो प्रीवियस ईयर है, इन दोनों को कंपेयर कर पाओगे। इसी वजह से ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब लास्ट ईयर और जो करंट ईयर है उसको कंपेयर कराओ। अक्रॉस द कंपनीज़ भी कंपेयर करो मतलब ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, तो इनका कैसे कंपेयर करोगे? यदि सेम फॉर्मेट में होगा तो कंपेयर कर पाओगे, ठीक है? फिर जो अब देखो कंसिस्टेंसी क्यों मैटर करती है? कंसिस्टेंसी इसीलिए मैटर करती है कि यदि तुम एक मेथड अभी डेप्रिसिएशन की करंट ईयर में यूज़ कर रहे हो और तुम दूसरा डेप्रिसिएशन मेथड दूसरे ईयर में यूज़ कर रहे हो तो फिर मतलब तुम कंपेयर नहीं करा सकते हो ना, दिस इज़ नॉट द कंसिस्टेंसी। इससे क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि हमारा पर्सनल बायस जो है वो खत्म हो जाता है, इससे रिजल्ट्स कंपेरेबल बनते हैं। एंड हाँ, तुम थोड़ा क्या कर सकते हो कि अकाउंटिंग में चेंज कर सकते हो, बट ये है कि जो तुमने चेंजेस किए हैं ना, उनको डिस्क्लोज़ करना कि ये चेंजेस किए हैं। फिर कंज़र्वेशन, कंज़र्वेटिज़्म, कंज़र्वेटिज़्म मतलब कि प्ले सेफ अप्रोच। प्ले सेफ आपको अपने जो प्रॉफिट्स हैं, उनको ओवरस्टेट नहीं करना है, बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बताना है और प्ले सेफ। प्ले सेफ मतलब कि एकदम अपने आप को सेफ साइड पे रखना है। जैसे कि आपको जितने पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि नहीं बट नहीं हुआ है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ये जो लॉसेस हैं वो हो जाएँगे, तो आपको अभी इनको रिकॉर्ड करके बता देना है। और प्रॉफिट तभी बताओ जब तुमको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जब तुमको रियलाइज़ हो गया प्रॉफिट। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है, देखो जो क्रेडिटर हैं उनका इंटरेस्ट भी बचाना है तुमको। और जैसे एग्जांपल में देखो, एग्जांपल जैसे तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू तुम लोएस्ट कॉस्ट कॉस्ट प्राइस पे बताओ और या फिर मार्केट वैल्यू पे बता दो, तो जैसे तुम लोएस्ट पे बताओगे ना तो रिस्क नहीं रहेगा ओवरस्टेटिंग का। फिर जो डाउटफुल एसेट्स हैं उनका भी प्रोविजन बनाओ। जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं जैसे गुड्स है, पेटेंट्स हैं, इनको राइट ऑफ कर दो। फिर कैसे वर्क करता है? जैसे देखो ये ऐसे वर्क करता है कि जैसे तुम्हारे स्टॉक फॉल हो गए हैं, तो तुम लॉस बता दो। और जैसे तुम्हारे स्टॉक राइज़ हो गए हैं, तो गेन तुम ऐसे नहीं कि तुम्हारा राइज़ हो गया कि हाँ, हाँ, मेरा इतने में हो जाएगा ये, नहीं। जब तुम्हारे बिक जाएँ वो सारे स्टॉक तो तुम बताओ कि गेन हुआ है। अभी इससे कॉज़न क्या है? इससे कॉज़न मतलब कि हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमारा जो अंडर वैल्यू है, जानबूझ के तुमको अंडर वैल्यू भी नहीं करना है एसेट को और ओवरस्टेट भी नहीं करना है, ठीक है? एंड कंज़र्वेटिज़्म कॉन्सेप्ट से होता ये है कि हो सकता है कि कोई वैल्यू अपना अंडर अंडर वैल्यू एसेट करके अपने जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट से सीक्रेट एसेट क्रिएट करे, सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट करे। देन मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि इम्पोर्टेंट जो मटेरियल फैक्ट्स हैं, जो कि स्टेक होल्डर या फिर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाय होते हैं यूज़र्स, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वही लिखना है। इममटीरियल इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स नहीं लिखनी है, ठीक है? वो लिखनी है जो कि यूज़र्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करें। एंड एग्ज़ाम्पल जैसे कि डेप्रिसिएशन मेथड यदि तुमने चेंज की है, तो उसको बताओ तुम। पोटेंशियल लायबिलिटीज़ तुम्हारी कितनी है, वो बताओ, है ना? और ये जो है डिस्क्लोज़र वो तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करना है, ठीक है? जिससे कि लोग जो हैं वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। अब इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स क्या है जैसे कि इरेज़र, पेंसिल, स्टेशनरी ट्रीटेड एज़ अ एक्सपेंस इमीडिएटली। देखो ये जो इरेज़र है, पेंसिल है, स्टेशनरी है क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है? नहीं, इनसिग्निफिकेंट है तो उसको छोड़ो। देन ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब ट्रांज़ैक्शन जो है वो ऑब्जेक्टिवली रिकॉर्ड होने चाहिए, फ्री और पर्सनल बायस से नहीं होना चाहिए। मतलब दे शुड बी ऑब्जेक्टिव, आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन उस पे नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पर्सनल बायस और ओपिनियन नहीं होना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिविटी कैसे एंश्योर कर सकते हैं? जैसे तुम्हारा कैश परचेज़ हुआ, तो कैश रिसिप्ट ले आओ। क्रेडिट परचेज़ हुआ तो इनवॉइस या डिलीवरी डिलीवरी जो चालान है वो ले आओ। मशीन परचेज़ है तो पेमेंट रिसिप्ट ले आओ। अभी हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल
देखो ट्रांज़ैक्शंस दे आर रिकॉर्डेड एट द एक्चुअल कॉस्ट पेड। जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, जो तुमने एक्चुअल पे किया, मतलब तुमने हिस्ट्री में हो सकता है एक मशीन खरीदने के लिए 50 लाख जमा किए हैं, तो वो एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है? कॉस्ट इज़ वेरिफिएबल थ्रू द डॉक्यूमेंट। उसके लिए तुम एक जो जो तुमने पे किया है, वो डॉक्यूमेंट लेके आओ। एंड जो मार्केट वैल्यू है, वो रिलायबल नहीं होती है कभी-कभी, क्योंकि देखो जैसे तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है। अभी मैं बोलूँ तुमने जो मशीन है, मशीन तुमने 15 समझो 50 लाख की खरीदी, ठीक है? तो ये तुम्हारा इतने में तुमने खरीदी है। अब तुम उसकी मार्केट कॉस्ट बताने लग जाओ कि ये जो मशीन है, ये 100 लाख मतलब हो सकता है कि ये 60 लाख की हो, ठीक है? ये 60 लाख की हो किसी मार्केट में, बट हो सकता है कि यही मशीन जो है वो किसी मार्केट में 30 लाख की भी हो। बट तुम्हें तो ये बताना है कि तुमने कितने पे खरीदी है। तो ये होती है ऑब्जेक्टिविटी। वो चीज़ नहीं लेके आनी है जिससे कि सब्जेक्टिविटी आए। तो ये हमने कर लिया है, ठीक है? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में वी आर डन विद दिस। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और बेसिक्स, जो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, ये 2 हमने कर लिए हैं। अब हम करेंगे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग।